आज के इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय की परतों को खोलने वाले हैं जो मानव अनुभव के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक है। बिल्कुल, और काफी जटिल भी। हाँ, तो आज के हमारे जो मुख्य स्रोत हैं वे हैं डॉक्टर बेसिल वैन डर कोल की एक बेहद ही प्रभावशाली किताब द बॉडी कीप्स द स्कोर के विस्तृत नोट्स। और साथ ही इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक डिजिटल सहभागिता संदेश और कुछ अन्य शोध सामग्रियां भी ली हैं। सही कहा। तो हमारा आज का मुख्य मिशन ये समझना है कि बीता हुआ दर्द, या जिसे वैज्ञानिक भाषा में आघात या ट्रॉमा कहते हैं, वो केवल दिमाग में दर्ज कोई पुरानी याद नहीं है। बिल्कुल नहीं। वह दर्द हमारे शरीर के भीतर, हमारी नसों में और हमारे दिमाग की संरचना में किस तरह बस जाता है। आज हम इसी विज्ञान की गहराई में जाएंगे। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। अक्सर हम समाज में एक बहुत ही आम कहावत सुनते हैं कि समय हर घाव भर देता है। हाँ, ये बहुत आम धारणा है। लेकिन आज की हमारी स्रोत सामग्री इस धारणा को पूरी तरह से चुनौती देती है। क्या हो अगर समय सब कुछ ठीक न करे? क्या हो अगर वो बीता हुआ दर्द, वो पुराना आघात आज भी शरीर के किसी कोने में जीवित हो और लगातार अपना असर दिखा रहा हो? ये विचार अपने आप में ही बहुत गहरा है। हाँ, और हमारी पारंपरिक समझ को बदल कर रख देता है। बिल्कुल, और इस विषय की वैज्ञानिक गंभीरता को समझना बहुत आवश्यक है। जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये विषय सिर्फ आघात की किसी परिभाषा या किसी दुखद घटना के बारे में नहीं है। ये उससे कई अधिक गहरा है। यह शरीर, दिमाग और इंसान के व्यवहार के बीच मौजूद उस जटिल संबंध को समझने के बारे में है, जिसे अक्सर चिकित्सा विज्ञान में अलग अलग करके देखा जाता है। हाँ, मनोविज्ञान और शारीरिक चिकित्सा को अक्सर अलग रखा जाता है। बिल्कुल, और जब तक हम इस त्रिकोण को, यानी शरीर, दिमाग और व्यवहार को एक साथ रखकर नहीं देखते, तब तक ये समझना असंभव है कि कोई व्यक्ति किसी पुराने दर्द से क्यों नहीं उबर पा रहा है। सही बात है। बात सिर्फ सोच को बदलने की नहीं है, बल्कि शरीर के उस तंत्र को समझने की है जो अनजाने में ही खतरे का सिग्नल दे रहा है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम ट्रॉमा या आघात शब्द सुनते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना, युद्ध या किसी बहुत भयानक त्रासदी की तस्वीर उभर आती है। हाँ, अक्सर लोग इसे सिर्फ चरम घटनाओं से जोड़ते हैं। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री आघात को सिर्फ एक बाहरी बुरी घटना के रूप में परिभाषित नहीं करती। किताब के नोट स्पष्ट करते हैं कि आघात वो है जो उस बाहरी घटना के परिणाम स्वरूप इंसान के अंदर, उसके शरीर के अंदर घटित होता है। बिल्कुल सटीक। स्रोतों में एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है, कार के सिक्योरिटी अलार्म का। हाँ, वो अलार्म वाला उदाहरण। हाँ, जैसे चोर ने कार का शीशा तोड़ने की कोशिश की, अलार्म बजा, ये तो ठीक है। लेकिन क्या हो अगर चोर के भाग जाने के महीनों या सालों बाद भी वो अलार्म लगातार बजता ही रहे? ये कार अलार्म वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है स्थिति को समझने के लिए। यहीं से नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की भूमिका शुरू होती है। आघात की जो वैज्ञानिक परिभाषा इन स्रोतों में दी गई हैं, वो पूरी तरह से इंसान के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के असंतुलन पर केंद्रित है, जो खुद ब खुद काम करता है। बिल्कुल। आघात वास्तव में वह अनुभव है जो नर्वस सिस्टम की उस क्षमता को खत्म कर देता है जिससे वह खुद को शांत कर सके। वो बैलेंस खो देता है। हाँ, जब डर बहुत गहरा होता है तो शरीर एक सुरक्षा मोड में चला जाता है, जिसे हम फाइट और फ्लाइट या लड़ने या भागने की स्थिति कहते हैं। हाँ। शरीर पूरी तरह से सतर्क हो जाता है, एड्रेनलिन का स्तर बढ़ जाता है ताकि वो उस खतरे का सामना कर सके। यह शरीर का एक बेहतरीन प्राकृतिक रक्षा तंत्र है। लेकिन असली समस्या इस रक्षा तंत्र के चालू होने में नहीं है। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि समस्या तब आती है जब वो घटना खत्म हो जाती है, बाहरी दुनिया सुरक्षित हो जाती है, लेकिन नर्वस सिस्टम कभी अपनी सामान्य स्थिति में वापस नहीं लौट पाता। सही कहा, वो अलार्म बंद ही नहीं होता। हाँ, शरीर को ये पता ही नहीं चलता कि अब वो सुरक्षित है। इंसान भौतिक रूप से तो अपने घर में बैठा होता है, लेकिन उसका शरीर अंदर ही अंदर महसूस कर रहा होता है कि खतरा अभी भी सामने खड़ा है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही थका देने वाली स्थिति है। बहुत ज्यादा। नर्वस सिस्टम उसी असंतुलित स्थिति में अटका रहता है। शरीर के भीतर तनाव वाले हार्मोन लगातार बहते रहते हैं। इंसान का शरीर हमेशा एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मनोवैज्ञानिक सोच या वहम नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से शारीरिक और जैविक अवस्था है
जहां शरीर का अलार्म सिस्टम खराब हो चुका है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ ख्यालों में नहीं है, बल्कि उसका एक बहुत ही ठोस न्यूरोलॉजिकल आधार है। एकदम सही। स्रोतों में इस बात का बहुत ही गहराई से वर्णन किया गया है कि दिमाग के अंदर वास्तव में क्या भौतिक बदलाव होते हैं। किताब में एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जिक्र है। एमिगडाला, जिसे हम दिमाग का स्मोक डिटेक्टर भी कह सकते हैं, हाँ, जो खतरे को भांपता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वॉच टावर या निगरानी मीनार कहा गया है, जो ये तय करता है कि खतरा असली है या नहीं। तो आघात के बाद इन दोनों के बीच का संतुलन कैसे बिगड़ जाता है? ये शायद इस पूरी चर्चा के सबसे आकर्षक वैज्ञानिक पहलुओं में से एक है। सामान्य स्थिति में जब स्मोक डिटेक्टर यानी एमिगडाला खतरे का संकेत देता है, तो वॉच टावर यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्थिति का आकलन करता है। मतलब वो चेक करता है कि सच में आग लगी है या नहीं। बिल्कुल। अगर वो देखता है कि धुआं सिर्फ खाना जलने का है, तो वो एमिगडाला को शांत कर देता है। लेकिन आघात के बाद ये वॉच टावर एक तरह से ऑफलाइन हो जाता है। ऑफलाइन हो जाता है मतलब काम करना बंद कर देता है? उसका काम करना बहुत धीमा पड़ जाता है, और दूसरी तरफ स्मोक डिटेक्टर हाइपर एक्टिव अवस्था में चला जाता है। बाप रे। हाँ, वो हर छोटी चीज में, हर सामान्य सी आहट में जीवन और मृत्यु का खतरा ढूंढने लगता है। स्रोतों में वियतनाम युद्ध के दिग्गजों का एक बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण दिया गया है। जब उन पर शोध किया गया तो देखा गया कि अगर सड़क पर कोई कार जोर से आवाज करते हुए गुजरती है तो उनका दिमाग उसे सिर्फ एक पुरानी याद के रूप में नहीं देखता। हाँ, बैकफायरिंग की आवाज। बिल्कुल। उनका एमिगडाला उस आवाज को ऐसे प्रोसेस करता है मानो वे अभी भी युद्ध के मैदान में हो और कोई बम फटा हो। दिमाग के स्कैन में स्पष्ट दिखा कि उस समय इंसान का तार्किक दिमाग पूरी तरह से सो जाता है। यहाँ तक कि दिमाग का वो हिस्सा जो भाषा और बोलने के लिए जिम्मेदार है, ब्रोकाज एरिया, वो भी काम करना बंद कर देता है। सही कहा। इसलिए गहरे डर के समय इंसान के मुंह से शब्द नहीं निकलते। हाँ, लोग एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। और इसके व्यावहारिक प्रभाव बहुत ही गहरे होते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि शरीर हमेशा एक सतर्क अवस्था में रहता है। यही कारण है कि जो लोग पुराने आघात से जूझ रहे होते हैं, वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जैसे कोई अचानक कमरे में आ जाए तो? बिल्कुल। किसी का अचानक आना या कोई सामान्य सी असहमति उनके अंदर भारी दहशत या तेज गुस्सा पैदा कर देती है। बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि प्रतिक्रिया बहुत अतिशोक्तिपूर्ण है, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है। हाँ। लेकिन अंदर वो एमिगडाला उस छोटी सी बात को जानलेवा खतरे के रूप में देख रहा होता है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये कोई कमजोरी नहीं है। समाज और कई बार खुद वो इंसान इसे मानसिक कमजोरी मान लेता है, लेकिन न्यूरोसाइंस स्पष्ट करता है कि ये शरीर की एक जीव वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। दिमाग की संरचना ही बदल गई है। ये सच में एक बहुत बड़ा प्रतिमान बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट है। ये जानना कि ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि शरीर बस अपना काम कर रहा है, भले ही वो गलत समय पर कर रहा हो। बिल्कुल। अब इस चर्चा को एक कदम और आगे ले चलते हैं। हमारे स्रोतों में एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है जो सीधे बचपन के अनुभवों से जुड़ा है, जिसे डेवलपमेंटल ट्रॉमा कहा जाता है। हाँ, ये बहुत अहम हिस्सा है। आघात सिर्फ एक बार होने वाली कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है। बचपन में लंबे समय तक रहने वाली स्थितियां कैसे पूरी जिंदगी का ढांचा तय करती हैं। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो बचपन का समय वो होता है जब इंसान का नर्वस सिस्टम और दिमाग विकसित हो रहा होता है। वो दुनिया को समझना सीख रहा होता है। स्रोत बताते हैं कि अगर किसी ने अपने शुरुआती वर्षों में लगातार उपेक्षा का सामना किया है, घर में हिंसा का माहौल देखा है, या वो लगातार डर में रहा है, तो उसका नर्वस सिस्टम उसी खतरे के माहौल को अपना सामान्य स्तर यानी बेसलाइन मान लेता है। मतलब तनाव ही उसकी सामान्य स्थिति बन जाती है। हाँ, शरीर उस क्रॉनिक स्ट्रेस को हमेशा के लिए याद रखता है। बचपन भले ही बीत जाए, लेकिन वो डर शरीर की कोशिकाओं में, वायरिंग में दर्ज हो जाता है। यानी वो बच्चा जब बड़ा होकर वयस्क बनता है, तब भी उसका शरीर उसी पुराने डर के चश्मे से दुनिया को देख रहा होता है। बिल्कुल। मैंने ये भी पढ़ा कि जब कोई बच्चा अपने देखभाल करने वालों से ही डरता है, जिनसे उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो वो भाग नहीं सकता। ऐसे में उसका शरीर सुन्न हो जाता है या खुद को वास्तविकता से अलग कर लेता है, जिसे डिसोसिएशन कहते हैं। हाँ, डिसोसिएशन एक बहुत आम बचाव का तरीका है। और ये भावनात्मक ढांचा व्यक्ति के वयस्क जीवन के व्यवहार को गहराई से नियंत्रित करता है। एकदम सही। और इसी ढांचे के आधार पर यह तय होता है
कि वो व्यक्ति भविष्य में कैसे रिश्ते बनाता है, वो दुनिया पर कितना भरोसा कर पाता है। जो नर्वस सिस्टम बचपन में कभी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाया, वो बड़े होने पर सुरक्षित रिश्तों में भी खतरे ढूंढता रहता है। ये बहुत दुखद है। हाँ, शरीर ने बचपन में जो रक्षात्मक तरीके अपनाए थे, जैसे भावनाओं को पूरी तरह से बंद कर देना, वो वयस्क होने पर भी उन्हीं का इस्तेमाल करता है, भले ही अब इंसान एक सुरक्षित माहौल में हो। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि बहुत से लोग अनजाने में बचपन के उस पुराने ढांचे के भीतर ही जी रहे हैं। और यहीं पर इस किताब के शीर्षक द बॉडी कीप्स द स्कोर का असली अर्थ सामने आता है। शरीर सब याद रखता है। हाँ, क्योंकि हमेशा इंसान के पास बताने के लिए कोई स्पष्ट कहानी नहीं होती। कई बार पुरानी यादें दिमाग से पूरी तरह मिट चुकी होती हैं, लेकिन जब कोई अपने दर्द को शब्दों में बयान नहीं कर पाता, तो शरीर कैसे अपनी बात कहता है? देखिए, जब शब्द विफल हो जाते हैं, तब शरीर बोलता है। मनोविज्ञान में एक शब्द है एलेक्सीथीमिया। एलेक्सीथीमिया, जिसका मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ होना। आघात से गुजरे लोगों में ये बहुत आम है। चूंकि ब्रोकाज एरिया, भाषा का केंद्र, बंद हो जाता है, इसलिए वो दर्द शब्दों में नहीं बल्कि शारीरिक लक्षणों में बदल जाता है। हाँ, स्रोतों में इसके बहुत ही विशिष्ट शारीरिक लक्षणों का उल्लेख है। जैसे सीने में लगातार जकड़न महसूस होना, पेट और पाचन तंत्र की गंभीर समस्याएं, क्योंकि आघात का सीधा असर हमारी आंतों या गट पर पड़ता है। नींद की समस्याएं और क्रॉनिक थकान इसका एक बड़ा हिस्सा है। मैंने ये भी ध्यान दिया कि कैसे ये लंबे समय तक रहने वाला तनाव बाद में चलकर ऑटोइम्यून बीमारियों, फाइब्रोमाइल्जिया और शरीर में पुराने दर्द के रूप में सामने आता है। बिल्कुल, शरीर लगातार उस अदृश्य खतरे से लड़ने में अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा होता है। और इससे शरीर के भीतर सूजन या इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान का तार्किक दिमाग किसी घटना को भूलने की कोशिश भी करे, तो भी उसका शरीर उस दर्द का पूरा हिसाब रखता है। जी हाँ, भले ही इंसान अपनी कहानी ना सुना पाए, लेकिन उसका शरीर अपनी बीमारियों, अपने दर्द और अपने शारीरिक हाव-भाव के जरिए लगातार उस आघात को व्यक्त कर रहा होता है। दर्द बाहर आने का रास्ता खोज ही लेता है। और यही बात उपचार या हीलिंग के पारंपरिक तरीकों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है। हमने अक्सर देखा है कि जब किसी को मानसिक परेशानी होती है तो उसे टॉक थेरेपी की सलाह दी जाती है। हाँ, CBT या बातचीत वाली थेरेपी। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि केवल बातचीत से, यानी इस टॉप डाउन अप्रोच से, इस गहरे आघात को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। सिर्फ बात करने से अलार्म बंद नहीं होता। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि अगर केवल तार्किक बातचीत से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो फिर हीलिंग का वास्तविक मार्ग क्या है? स्रोत इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं कि हमें बॉटम अप अप्रोच, यानी शरीर से दिमाग की ओर जाने वाली प्रक्रिया की जरूरत है। हीलिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि शरीर को पहले भौतिक स्तर पर सुरक्षित महसूस कराया जाए, क्योंकि एमिगडाला खतरे के मोड में है। बिल्कुल, केवल तार्किक दिमाग को समझाने से कुछ नहीं होगा। शरीर को यह अनुभव करना होगा कि वो सुरक्षित है। तो इसके लिए कौन से व्यवहारिक तरीके अपनाए जा सकते हैं? स्रोतों में वेगस नर्व का बहुत प्रमुखता से जिक्र किया गया है, जो दिमाग को शरीर से जोड़ती है। गहरी और लयबद्ध सांसें लेना सीधे इस नर्व को उत्तेजित करता है। हाँ, ब्रेथवर्क बहुत शक्तिशाली है। ये नर्वस सिस्टम को संदेश देता है कि सब ठीक है, अब कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा और क्या तरीके बताए गए हैं शरीर को सुरक्षित महसूस कराने के लिए? कई बहुत ही प्रभावी और सोमैटिक तरीके हैं। योग और माइंडफुल मूवमेंट बहुत फायदेमंद बताए गए हैं। हाँ, योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये शरीर के भीतर उठने वाली संवेदनाओं को बिना घबराए महसूस करने का एक तरीका है। ये इंटरोसेप्शन को बढ़ाता है, यानी अपने अंदर की दुनिया को महसूस करने की क्षमता। इसके अलावा EMDR जैसी तकनीकें जो दिमाग की प्रोसेसिंग को बदलती हैं, और लयबद्ध गतिविधियां जैसे ड्रम बजाना, समूहों में गाना बहुत कारगर बताई गई हैं। हाँ, क्योंकि ये लोगों को वापस अपने शरीर के साथ एक लय में लाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षित सामाजिक जुड़ाव। ये सुरक्षित रिश्तों वाला हिस्सा सच में बहुत शक्तिशाली है। जब इंसान किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होता है जिसके साथ वो पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता है, तो उनका नर्वस सिस्टम एक दूसरे के साथ को-रेगुलेट होने लगता है। एकदम सही। यानी एक शांत नर्वस सिस्टम दूसरे अशांत नर्वस सिस्टम को शांत कर सकता है। हीलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरे शरीर को शामिल करना पड़ता है। बिल्कुल।
असली उपचार तभी शुरू होता है जब शरीर भौतिक और भावनात्मक स्तर पर ये सीख जाता है कि अब कोई खतरा नहीं है। जब वो सुरक्षा मोड आखिरकार बंद होता है, तब जाकर इंसान खुद को ठीक करने की वास्तविक प्रक्रिया शुरू कर पाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को एक मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो ये एक बहुत ही सुंदर संदेश देता है। स्रोत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि आघात से गुजरने वाला कोई भी इंसान टूटा हुआ नहीं है। समाज अक्सर पूछता है कि इस इंसान के साथ क्या खराबी है, लेकिन विज्ञान कहता है कि सवाल होना चाहिए कि इस इंसान के साथ क्या हुआ था। और ये बात पूरी तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी के विज्ञान पर आधारित है। कोई भी टूटा हुआ नहीं है। सच्चाई तो यह है कि वो शरीर केवल जीवित रहने की कोशिश कर रहा था, अपने ही तरीके से। हाँ, उस नर्वस सिस्टम ने किसी समय एक बहुत बड़े खतरे को भापा और अपना सबसे बेहतरीन रक्षा तंत्र चालू कर दिया। ये कोई खराबी नहीं है, ये सर्वाइवल की एक शानदार क्षमता है। बस वो सिस्टम पुराने समय में अटका रह गया है। बिल्कुल, लेकिन सबसे आशाजनक खबर यह है कि दिमाग का ढांचा पत्थर की लकीर नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बताती है कि दिमाग खुद को फिर से बदल सकता है। नर्वस सिस्टम फिर से सुरक्षित रहना सीख सकता है। जिस तरह उसने हालात के हिसाब से डरना सीखा था, उसी तरह वो शांति और सुरक्षा भी सीख सकता है। ये सच में एक बहुत उम्मीद से भरा संदेश है। इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी को भी खुद पर दोष नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के घबराहट हो या शरीर में बेचैनी महसूस हो, तो खुद को कमजोर मानना गलत है। इसके बजाय खुद के प्रति बहुत अधिक दयालु होना आवश्यक है। अपने शरीर की इस रक्षा प्रणाली का सम्मान करना और जरूरत पड़ने पर मदद लेना ही सही रास्ता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम स्रोतों की इस जानकारी को एक कदम और आगे ले जाएं, तो एक बहुत ही नया और विचारोत्तेजक सवाल मन में उठता है। क्या है वो? हमने अभी विज्ञान के नजरिए से समझा कि अगर हमारा शरीर हमें बचाने के लिए किसी गहरे दर्द या आघात को इतने लंबे समय तक अपनी कोशिकाओं में याद रख सकता है, तो क्या ये भी संभव है कि हमारा शरीर पूर्ण सुरक्षा, गहरे प्रेम और खुशी के उन खूबसूरत पलों को भी उसी तरह अपने भीतर सहेज कर रखता हो? ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। क्या नर्वस सिस्टम में शांति और आनंद की भी वैसी ही गहरी शारीरिक यादें दर्ज होती हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या सचेत होकर, जानबूझकर उन सुरक्षित शारीरिक स्मृतियों को जगाकर उन पुराने घावों को भरा जा सकता है? क्या शरीर को उस प्रेम और सुरक्षा की याद दिलाकर आघात के उस अंधेरे से पूरी तरह बाहर लाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो मनुष्य की क्षमता के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। वाकई ये विचार न सिर्फ एक नई उम्मीद जगाता है, बल्कि इंसानी शरीर की अद्भुत क्षमता को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। और इसी शक्तिशाली विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकेंगे। बिल्कुल। जाने से पहले जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, अगर आज की ये चर्चा सार्थक और विचारोत्तेजक लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। क्या पता किसे इस जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत हो। सही कहा। और हाँ, एक और दिलचस्प विषय की गहराई में जाने के लिए अगली बार फिर से जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए खुद पर ध्यान दें और सुरक्षित रहें।